हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स के अंदर आज हम सेकेंड एंड थर्ड फेब के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके साथ साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत से टॉपिक है तो उनके ऊपर बात करेंगे, आज करेंगे ही। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अपना फॉर्म फिल करना है, जो पहले फिल करेगा आपका जो भी आपको लगता है कि ये सेंटर मुझे फिल करना है तो वो आपको जल्दी मिलने के चांसेस है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है तो आपको एक तो फॉर्म ध्यान से भरना है, गलती नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि बाद में बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये हो गया, उसमें वो हो गया, तो अब क्या करें, है ना। फिर आप मेल लिखते हो यूपीएससी को तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो फिर पैनिक क्रिएट होता है और एक डेढ़ महीना जब तक आपको पता नहीं चलता यार प्री का मुझे रोल नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मिस्टेक जो है फॉर्म के अंदर नहीं हो सकता है कि हाँ ठीक है आपने मेल की, उन्होंने बोला ठीक है हम ठीक कर देंगे, वो हो सकता है, लेकिन आपके माइंड में रहेगा कि भाई मेरा रोल नंबर आएगा नहीं और आपका टाइम बहुत खराब होगा। तो ये आपने ध्यान रखना दोस्तों। और अब टाइम आ गया प्रीलिम के ऊपर फोकस करना है हमें अच्छे से, मैक्सिमम क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं और बेसिक करंट अफेयर को रिलेट करना है, ठीक है जी। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है बहुत से बच्चे आप पूछते हैं क्या करना है, तो हमने बहुत से कोर्सेज भी इनिशिएट किए हुए हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और आपका प्रीलिम तक वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज किसी ने ज्वाइन करनी तो ये भी हमारा कोर्स है। इसके अलावा जीएस, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज तीनों का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। कोई लगता है कि यार मैंने अभी स्टार्ट की है प्रेपरेशन, है ना, तो मुझे लेकिन ये एग्जाम देना है इस बार, तो वो इसको ज्वाइन करें। अदरवाइज अगर आपने नेक्स्ट ईयर देना है तो उसके लिए हमारे जो और प्रोग्राम है उसके ऊपर आप जा सकते हो। इसके अलावा जीएस का क्रैश कोर्स अलग से एंड जो करंट अफेयर का क्रैश कोर्स वो भी अलग से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी चॉइस है दोस्तों, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए। यहाँ पे कॉल है तो यहाँ पे कॉल भी आप कर सकते हो, है ना। तो जैसी आपकी इच्छा है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एमजी नरेगा के बारे में, वेजेस नॉट पेड बात हुई लास्ट क्लास के अंदर, इसके ऊपर हमने डिटेल में पढ़ा। बहुत से खास करके द हिंदू के अंदर अगर आप देखोगे पहले हमने पढ़ा है वही न्यूज़ दोबारा रोटेट करती रहती है, तो हार्डली 20-25% न्यूज़ होती है जो हमने ढूंढनी होती है। लेकिन ये काम तभी वही इंसान कर सकता है जो रेगुलर न्यूज़पेपर को पढ़ता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस 1 क्लास 1 टीवी प्रोग्राम। तो यहाँ पे डेडिकेटेड चैनल पर ग्रेड फॉर ईच ऑफ क्लास 1 to 12। सेकेंड है निष्ठा पोर्टल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी ई कंटेंट इन स्कूल एजुकेशन। थर्ड है दीक्षा पोर्टल, पोर्टल फॉर टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प देम इन ट्रेनिंग फॉर डिजिटल सर्विसेज डिलीवरी ऑफ क्लासेस। ठीक है जी, जैसा आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे, बजट, तो वहाँ पे जो भी उनके कंटेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि बजट के अंदर क्या बोला गया है ना, उसके बेसिस के ऊपर भी न्यूज़ आती है और उसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है। 1 ओनली 2 3 1 3 1 2। टाइम लीजिए, लेकिन याद रखना 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना भाई, आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, एग्जाम के अंदर 1 मिनट ही है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं यार, यहाँ पे तो सर ने करवाया हमें नहीं आया या कुछ है, आराम से हम पीडीएफ के अंदर करेंगे। दोस्तों एक बात याद रखना, एग्जाम के अंदर जो प्रेशर है वही प्रेशर आपको यहाँ पे फील होना चाहिए। अदरवाइज मम्मी तो आएगी नहीं वहाँ पे, है ना, एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पे आपको बाकी बच्चों के साथ एग्जाम देना है। प्रेशर सिचुएशन होती है, जल्दी जल्दी पढ़ना है और जल्दी जल्दी आंसर देना है, यही आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 ओनली, ये दोनों उल्टे हैं, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे चिल्ड्रंस शेयर इन 2022 बजट प्लमेट्स टू 11 ईयर लो। ये एक रिसेंटली एनजीओ ने बोला है, उसने बोला कि ठीक है जैसे अमाउंट है, अमाउंट अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे पहले 85 के राउंड थी, अब 92 है, ठीक है जी। अमाउंट तो बड़ी है लेकिन बजट का जो एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन भी बड़ा है, वो भी बड़ा है। उसके कंपैरिजन जो परसेंटेज जो हम निकालते हैं, प्रोपोर्शन निकालते हैं, वो कम है। एक्चुअल के अंदर बड़ा है लेकिन नॉट प्रोपोर्शनेट, जितना बजट का टोटल एक्सपेंडिचर बड़ा है उसके प्रोपोर्शनेट नहीं है। द शेयर ऑफ बजट फॉर चिल्ड्रन इज मीगर 2.35%, ठीक है जी। यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है विच इज रिडक्शन। यूपीएससी बोल सकती है कि लास्ट 5 ईयर के अंदर जो शेयर है ना, 2-3 टाइप की स्टेटमेंट देते हो बच्चों के लिए, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है या कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, वो स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि ये रिसेंट ही है। दूसरी बात है कि यूपीएससी पूछ सकती है कि 5% है या 7% है ना, तो वहाँ पे यूपीएससी नॉर्मली बोलते हैं कि लेस देन 5% है, तो वो स्टेटमेंट अपनी ठीक होगी। ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ओके, अब 1 क्लास 1 टीवी प्रोग्राम के अंदर क्या था, ये पीएम ई विद्या स्कीम थी, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, इसके अंदर काफ़ी इनिशिएटिव है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे बहुत से, अब आपको कोविड का भी पता है, उससे पहले अगर बात करूं मैं कि बहुत से लोग हैं, है ना, अगर हर एक के लिए, एक क्लास के लिए एक डेडिकेटेड चैनल बना दिया,
12 चैनल गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लॉन्च किए कि भाई हर एक के लिए किसी ने पढ़ना है तो अपने हिसाब से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब रीजनल लैंग्वेज से लेके कितनी लैंग्वेज हैं, तो यहाँ पे चैनल को 200 इंक्रीज कर दिया है। ठीक है जी। पीएम ई विद्या की बात करें, 2020 के अंदर लॉन्च हुआ। 12 DTH चैनल थे, 1 क्लास 1 टीवी चैनल के थ्रू, अब उसको 200 कर दिया है। ठीक है जी। इसके अलावा और 2 पोर्टल हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। दीक्षा, यहाँ पे आपको NCERT से मतलब बेसिकली लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाएगी। निष्ठा पोर्टल के अंदर आपको टीचर ट्रेनिंग है, कैसे आपको क्लासेस के अंदर डिलीवरी करनी है लेक्चर वगैरह की, वो सारा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे UPSC पूरी फॉर्म नहीं देगी, आपको ये ध्यान रखना है, और ना ही आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी आप कैसे याद रखोगे। सिर्फ निष्ठा पोर्टल किससे रिलेटेड है एंड दीक्षा किससे रिलेटेड है, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू इलेक्टोरल बॉन्ड। ये पहले भी 2-3 दिन पहले भी न्यूज में था, आज भी न्यूज में है, तो आज इसको भी पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज लाइक अ प्रोमिसरी नोट दैट कैन बी बॉट बाय एनी इंडियन सिटीजन और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। सेकेंड है, द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इज borne by the buyer. थर्ड है, द इलेक्टोरल बॉन्ड नॉट बियर द नेम ऑफ डोनर। 1 and 2, 1, 3, 3, all of the above. Now this question is very interesting as well as little bit difficult. ठीक है, why? Due to this particular statement. ये स्टेटमेंट जो है ये एक अलग न्यूज़पेपर में 1-1.5 महीने पहले की वहां से स्टेटमेंट मैंने उठाई है, उस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है। ठीक है, अलग न्यूज़पेपर था, आई थिंक द वायर के अंदर यहाँ पे RTI डाली थी, उसके कंटेक्स्ट के अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना दोस्तों कि ये स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों करेक्ट इज 1 and 3। नो, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हम अभी पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड वर्थ 1-1.3 करोड़ सोल्ड इन जनवरी। ठीक है जी। दिल्ली ब्रांच, यहाँ पे बोला गया कौन सी ब्रांच के अंदर कितने सोल्ड हुए। खैर UPSC ये तो पूछेगी नहीं किस ब्रांच के अंदर कितने आए, है ना, लेकिन 29 SBI ब्रांचेस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई थी। यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले की बात करते हैं। ठीक है जी। एक रिपोर्ट आती है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की, 70% ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग लास्ट जो डिकेड फ्रॉम अननोन सोर्सेस, कि पॉलिटिकल फंडिंग कौन कर रहा है कौन नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मेन जो लेजिस्लेशन है कि पॉलिटिकल फंडिंग, UPSC ऐसा क्वेश्चन पूछती है ना कि पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में किसके अंदर बात की गई है, RP एक्ट, ठीक है जी, IT एक्ट, कंपनी एक्ट, FCRA, इनके अंदर बात की गई है। अब यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग कि आपको अगर 20,000 से ऊपर, मान लीजिए मैं 30,000 देना चाहता हूँ, तो मुझे सोर्स अपना रिवील करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उस पार्टी को जो भी उसको फंडिंग आती है, इंसान को भी वहां पे सोर्स रिवील करना पड़ता है। मतलब अगर 20,000 से ऊपर है तो हम सोर्स पता कर सकते हैं कहां से ये पैसा आया। 20,000 से नीचे नहीं पता चलता था, तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी 20,000 से नीचे का ही वो अमाउंट बना के वो पूरा बनाती थी कि ताकि सोर्स ना डिक्लेयर किया जाए। इसके अलावा यह था कि कोई कंपनी है, मान लीजिए वहां पे अगर 7.5% का नेट प्रॉफिट है, ठीक है जी, मतलब जो उसका नेट प्रॉफिट है उसके 7.5% तक, उससे ज़्यादा वो डोनेट नहीं कर सकती। मतलब अगर 100 है तो 7.5 वो डोनेट कर सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, ये रिस्ट्रिक्शन थी। उसके बाद फाइनेंस एक्ट है 2017, यहाँ पे इन्होंने अमेंड किया RBI एक्ट को, उसके बाद अमेंड किया RPA को, उसके बाद IT एक्ट को अमेंड किया, उसके बाद कंपनी एक्ट को अमेंड किया, देन फाइनेंस एक्ट 2016 अमेंड, FCRA ऑल्सो। तो ये सारे जो थे इनको अमेंड कर दिया, गवर्नमेंट ने चेंजेस ले आई। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली प्रोमिसरी नोट है, मतलब मैं प्रोमिस करता हूं आपको कि ये पैसा आपको मिलेगा, प्रोमिसरी नोट है, इसके ऊपर नाम नहीं होगा। मान लीजिए मैंने बॉन्ड लिया, ठीक है जी, SBI की ब्रांच में गया, वहां से बॉन्ड लिया, तो वो उसके ऊपर ऐसा नहीं लिखेगा कि मेरा नाम लिख दिया कि हाँ ये इन्होंने पैसा दिया है। ठीक है, ये इसलिए भी किया गया कि बहुत से, मान लीजिए आप अपोजिशन को पैसा दे रहे हो, भाई जो सेंटर के अंदर पार्टी है उसको अगर इन्फॉर्मेशन रिवील होगी किसने पैसा दिया है, तो बाद में उसको ED से लेके सारी रेट, आपको पता ही कौन कौन सी चलती हैं सीरियल वाइज, है ना, वो चलेंगी। कौन परचेज कर सकता है, पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया या इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से लेके इंडियन जो इंडिविजुअल है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म या अदर एजेंसीज। ठीक है, ओके। लेकिन हु कैन एनकैश बॉन्ड, कौन ले सकता है। अब UPSC पूछेगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड को एनकैश कर सकती है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होना चाहिए, सेक्शन 29A RPA 1951, देन सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% इन जनरल इलेक्शन,
हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके बाद उसका अकाउंट होना चाहिए एसबीआई के अंदर, ठीक है। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह या कुछ और अकाउंट है वो नहीं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया यहाँ पे ही आपका अकाउंट होना चाहिए। डिनोमिनेशन 1000 से लेके 1 करोड़ तक। अब यूपीए यहाँ पे आपने ध्यान रखना, यूपीएससी पूछती है कि भाई 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा कुछ डोनेट नहीं कर सकता, नहीं, 1 करोड़ के आप जितने मर्जी डोनेट कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ पे डिनोमिनेशन है, वैलिडिटी गैप 15 डेज जब इशू हुआ, अगर नहीं पार्टी एनकैश करती तो वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर चला जाएगा, ठीक है जी। ओके, ब्लैक मनी का क्या इसमें सीन है, देखो दोस्तों, अब इसमें बोला गया डिनोमिनेशन बिलो 2000 कैन बी इन कैश। मतलब पहले क्या था, 20,000 वाला सीन था, अब इन्होंने बोल दिया कि 2000 से नीचे जो है, ठीक है, वो कैश के अंदर आ जाएगा और उसके वो बैंक के थ्रू नहीं जाना पड़े। नेचुरली कोई बॉन्ड खरीदेगा तो केवाईसी नॉर्म लगेंगे, तो उसकी आइडेंटिटी वगैरह वो सारी वहां पे आपको सोर्स ऑफ इनकम पता चलता है ना। लेकिन यहां पे एक अमेंडमेंट की, ठीक है जी, जो पहले क्या था कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 7.5% तक वहां पे डोनेट कर सकता है, यहां पे कंपनी कैन डोनेट ऑल नेट प्रॉफिट, अब जितना कंपनी का प्रॉफिट है वो सारा ही डोनेट कर सकती है। तो इवन अगर आप देखोगे जो आरटीआई वगैरह के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां पे आप देखोगे बीजेपी ने ही जो 92 से लेकर 93% बॉन्ड है उसका पैसा बीजेपी को ही जाता है, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, इससे पहले सॉरी दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, है ना, कि भाई जो प्रिंटिंग है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड तो इशू किए जाते हैं, इसकी प्रिंटिंग जो है वो कौन करता है। तो वहां पे एक आर्टिकल था, उन्होंने बोला ना ही बायर करता है ना ही पॉलिटिकल पार्टी करती है, ये इसकी प्रिंटिंग करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास पैसा है ना, पैसा भी तो लगेगा उसका, तो पैसा कहां से आएगा, जो टैक्स पेयर्स हैं, अल्टीमेटली जो लोगों के ऊपर ही बर्डन है, ये वो आर्टिकल बोल रहा था। नॉर्मली एक इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर 25 रुपीज जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, प्लस 6% अप्रॉक्सीमेटली जीएसटी है, सेंटर स्टेट शेयर करती है ना, तो वहां पे जीएसटी भी उसके ऊपर लगता है, तो कॉस्ट काफी बढ़ जाती है और लोगों के खर्चा ही यहां पे आता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स एन एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द फोर्थकमिंग फाइनेंशियल ईयर। The first Union Budget and Economic Survey of India was presented on November 26, 1947. Article 112 of the Indian Constitution, Economic Survey should be presented one day before the Union Budget. यहाँ पे according डाल दो, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड डाल दो, तो ये स्टेटमेंट पूरी होती है। 1 only, 2 and 3, 1 and 3 all of the above। चलिए जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों यूनियन बजट की और इकोनॉमिक सर्वे दोनों का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनाया है, तो यहां पे जो स्टेटमेंट है 1 ओनली इज करेक्ट। फर्स्ट यूनियन बजट जो था वो 1947, ये वाली डेट जो थी यूनियन बजट की थी, इकोनॉमिक सर्वे 1950 से 51 के अंदर। आर्टिकल 112 बात करता है यूनियन बजट के बारे में, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, रेदर देन इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे मैंडेटरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसको लेके आए, लेकिन प्रैक्टिस चलती है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर और बात करूं, ठीक है जी, ओके, तो यूनियन बजट जो अभी रिसेंटली प्रेजेंट किया वहां पे उसके बारे में बात करते हैं कि 75 ईयर आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया गया, और उसके बाद जो 25 साल 100 साल तक आने वाले हैं उनको बोला गया अमृत काल। हाईलाइट किया गया ग्रोथ रेट, ठीक है, एस्टिमेट किया गया जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा, फिजिकल डेफिसिट, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, तो गवर्नमेंट कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है, दोनों टाइप की डेफिनेशन है जो आपको यूपीएससी दोनों टाइप से पूछ सकता है, ठीक है जी। उसके बारे में बात की गई, अमृत काल के बारे में बात की गई कि जो अब नेक्स्ट जो 25 ईयर है वहाँ पे हम डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है जी। पीएम गति शक्ति, है ना, और बहुत सी बातें की गई इसके अंदर, ठीक है जी, हम प्री के कंटेक्स्ट के अंदर देखेंगे जो हमारे लिए मेन है। इसके बाद जैसे जैसे आर्टिकल आते जाएंगे वैसे वैसे उसको कवर करते जाएंगे। पीएम डिवाइन किससे रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये बजट के बारे में, इसके बारे में बात की गई। आपको पता है टर्म जो है ना ऐसे क्लासिकल से वर्ड बीजेपी के खास होते हैं कि वो ऐसे निकाल के लाती हैं, तो पीएम डिवाइन जो है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बना है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ वर्ड टू वर्ड क्लास 1 चैनल ये आपको ऑलरेडी बता दिया। एमएसएमई के लिए अलग अलग जो पोर्टल्स हैं उनको इंटरलिंक करेंगे। देश स्टैक ई पोर्टल, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग लाइवलीहुड तो यहाँ पे आपको यूपीएससी पूछेगी ये पोर्टल जो रिसेंटली यूनियन बजट के बारे में बात की गई इसके बारे में, तो ये किससे रिलेटेड है, तो बस आपको याद रखना है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग, ठीक है जी। इसके अलावा पर्वतमाला है,
जो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट, तो बहुत से अगर हिली एरियाज हैं उनको उनके अंदर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाएगा, रोपवे वगैरह सब जो मॉडर्न रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको इंक्रीज किया जाएगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जैसे एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। वैसे ही रेलवे स्टेशन जो है, स्टेशन के हिसाब से एक प्रोडक्ट को वहां पे प्रमोट किया जाएगा और उसको प्रमोशनल हब बनाया जाएगा। इसके अलावा सनराइज अपॉर्चुनिटी, जिनके अंदर पोटेंशियल है ग्रो करने में, जैसे डिजिटल से लेके ना कितनी जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रो करेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जियो स्पेशल सिस्टम है, ड्रोन है, तो ये फ्यूचरिस्टिक है और यहाँ पे इनके अंदर पोटेंशियल है। ये सारी सनराइज, इसके ऊपर प्री के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है। डिजिटल रुपी, ये भी आरबीआई ने बोला, क्योंकि जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो आरबीआई ने बोला कि डिजिटल जो रुपी है वो हम अपना लॉन्च करेंगे, भाई अपने वाला लो, ठीक है जी। इसके अलावा यूनियन बजट के अंदर बेसिक पढ़ें, जो आपकी लक्ष्मीकांत के अंदर है, वहां से ही ये भी इंफॉर्मेशन है, वहां से आपने इंफॉर्मेशन उठानी। आर्टिकल 112 में यहाँ पे बोला गया, और यहाँ पे क्या बजट के अंदर क्या क्या होता है, इसके ऊपर प्री के अंदर अलग से क्वेश्चन बन सकता है। एस्टिमेट होता है, रेवेन्यू, कैपिटल रिसीप्ट होता है, वे एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर के बारे में होता है, एक्चुअल रिसीप्ट एक्सपेंडिचर के बारे में होता है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, है ना, टैक्सेशन प्रपोजल वगैरह, ये सारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपने लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट आपने दोस्तों रट्टा लगाना है तो रट्टा लगा लो, समझना है तो उसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, है ना। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ 7 इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अंडर पीएम गति, ठीक है, पीएम शक्ति नेशनल मास्टर प्लान अनाउंस्ड बाय यूनियन बजट रिसेंटली, ठीक है जी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में बात की है, तो यहाँ पे इसके अंदर 7 पिलर बनाए उन्होंने, ठीक है जी, 7 इंजन फॉर इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन, और इनमें से वो कौन से हैं, क्या इनमें से कोई है या नहीं है। रोड्स, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज, 1 and 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर है सिंपल है, वेरी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पीआईबी के अंदर भी ये न्यूज़ है, ठीक है जी। अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर इतनी कटिंग लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली बात की पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की। यहाँ पे क्या है कि हम बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। इससे पहले दोस्तों 2019 के अंदर गवर्नमेंट लेके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की, पैसा डाला, इसको सब्ज्यूम कर लिया पीएम गति शक्ति ने, ठीक है जी। यहाँ पे रोड से लेके रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 7 इंजन हैं इसके, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। बस टू दी पॉइंट रखना है, ज़्यादा उसके अंदर कहानी पेश नहीं करनी दोस्तों। प्री का एग्ज़ाम तभी निकलेगा दोस्तों, हमें क्वालिफिकेशन से मतलब है, जैसे आप क्वालिफाई किए तो आपकी लॉटरी मेंस के लिए तैयार हो जाएगी। पीएम गति शक्ति में वही बात यहाँ पे की गई जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। देखो, जैसे 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंप्लीट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें प्री के कंटेक्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री के कंटेक्स्ट के अंदर 7 जो उसके पिलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने ध्यान रखना है। 5th क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, सर्जिएंट रिपोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, 1324, 1243, 2134, 4123। चलिए जी, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर है इसका 1243। 1 इज वुड्स डिस्पैच, दोस्तों ये तो काफ़ी पुराना है, 1854 है। देन सर्जिएंट जो रिपोर्ट है इट इज़ अराउंड 1944, ठीक है जी। देन अपना आता है UGC 1953 एंड AICTE 1945, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कंटेक्स्ट है। अब इसकी आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, 2 सोर्स से बताता हूँ, जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे एक तो आपको थोड़ा सा अपडेट करना है। याद रखना दोस्तों, जिस बच्चे ने DND के हमारे लेक्चर्स लगाए हैं वहाँ पे मैंने AICTE टेक्निकल एजुकेशन का कैसे ओरिजिन हुआ उसके बारे में बात की थी। AICTE की अगर आप गवर्नमेंट की साइट खोलोगे, वहाँ पे जेनेसिस वाला जो पेज है उसके अंदर बात करोगे तो उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। UGC की साइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे भी जेनेसिस वाला जो पेज है उसके अंदर जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने सब कुछ बताया, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बताया, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। अदरवाइज इस क्वेश्चन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है ना हो, UPSC कुछ और पूछ ले, लेकिन अगर UPSC इनको विजिट करती है तो अपने जैसा ही क्वेश्चन कोई अरेंज करेगी, ठीक है जी।
ये था दोस्तों वो DND का लेक्चर जो हमने जहाँ पे ये बात की थी कि 1943 के अंदर टेक्निकल एजुकेशन कमेटी बनी, CABE, सर्जिएंट रिपोर्ट, देन AICTE फॉर्म हुई, 1987 के अंदर एक्ट आया। ठीक है जी, ये टू दी पॉइंट है यहाँ पे। ये थी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल। और यहाँ पे बात करते हैं UGC ने अभी एक ड्राफ्ट किया है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अलग अलग पैरामीटर रखेंगे, किस तरह से क्वालिफिकेशन का क्वालिफाई करेंगे, है ना, कि भाई कोई क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए अलग अलग पैरामीटर सेटअप किए। क्योंकि ये ड्राफ्ट है तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इसको, है ना। जब ये अभी उन्होंने बोला है कि ठीक है आपने व्यू वगैरह दो, कमेंट वगैरह दो, उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तभी पढ़ने का फायदा है। मैं हमेशा बोलता हूँ ड्राफ्ट को पढ़ के आप टाइम, हो सकता है आपको लगे कि मुझे एक और टॉपिक आ गया, लेकिन वो टॉपिक जब एग्जाम से पहले अगर वो मान लीजिए फाइनल हो गया, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई, तब आपको दिक्कत आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन क्लासिफिकेशन, जैसे लेवल अलग अलग बना दिए, 5 to 10 है, 1 to 4 जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए, उसके बाद 5 to 10 आगे के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे पैरामीटर हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ये सारी उसके बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया जाएगा। और यही है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एम है। ठीक है, तो उससे ही लाइन करता है, लेकिन अभी इसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप भी बस थोड़ा सा आइडिया लेके छोड़ दो इसको। ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम जो अगर आप इनकी साइट के ऊपर जाओगे UGC, उन्होंने वहां पे लिखा है इसके बारे में। बात करते हैं, उन्होंने बोला हायर एजुकेशन जो है 1823 माउंट्स टुवर्ड एल्फिंस्टन। ठीक है जी, इनके माइन्यूट से स्टार्ट होती है, उसके बाद लॉर्ड मैकॉले आता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है, ये भी आपने पढ़ा है, हिस्ट्री का टॉपिक है ना। उसके बाद आता है इसके अंदर इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देन CABE रिपोर्ट आती है, सर्जिएंट भी बोला जाता है, देन UGC कमेटी बनती है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनता है अंडर डॉक्टर राधाकृष्णन। उसके बाद आता है दोस्तों UGC फॉर्मली इनॉग्रेटेड। ठीक है जी, 1953। उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है 1956। अंदर क्या लिखा है उसके ऊपर आपने नहीं जाना, एक बार पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अगर आपके हिस्ट्री के नोट्स के अंदर कोई गड़बड़ है तो। अदरवाइज आपने यहाँ पे टू दी पॉइंट रखना है इसको, और ये वाला जो है पेज यहाँ पे इसको मर्ज करना है, बस यही काम है। क्योंकि ये दो बहुत ही न्यूज़ में रहे हैं और दोनों के अंदर हमें थोड़ा सा साइट को विजिट करना है। 6th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर यूनिट बजट 30% टैक्स विल बी अप्लाई ऑन प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर और सेल ऑफ डिजिटल एसेट इंक्लूडिंग क्रिप्टोकरेंसीज। ये न्यूज़ में है और बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है, उनके दिल की धड़कन भी बढ़ी है। आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट दे ऑटोमेटिकली बिकम लीगल इन इंडिया। चलिए जी, इसको आपको ट्राई कीजिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं वन ओनली। ये स्टेटमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली एक न्यूज़पेपर के अंदर आई, उन्होंने बोला कि आपने टैक्स लगा दिया, इटवेज के जो डिजिटल करेंसीज हैं वो अब लीगल होगी इंडिया के। उन्होंने स्पेशली बोला कि इसका मतलब ये नहीं है दे बिकम अ लीगल इन इंडिया, टैक्स हम लगाएंगे। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी टैक्स है तो इसके बारे में बात की गई है। हालांकि इसके अंदर भी कैसे प्रोसेस होगी उसके ऊपर बहुत ही अलग अलग न्यूज़पेपर ने अलग अलग आर्टिकल लिखे हुए हैं, लेकिन जो बेस्ट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया वो फिर भी थोड़ा सा जेन्युइन लगता है, लेकिन उन्होंने ही बोला कि अभी फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने एक डिजिटल रुपी कि हम अपनी सेंट्रल बैंक जो करेंसी निकालेंगे, जैसे बहुत सी दोस्तों बिटकॉइन वगैरह है, प्राइवेट है ना, इसके अंदर डिसेंट्रलाइज है, कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम भी जैसे रुपये है अपना एक डिजिटल निकाल देंगे और वो फिएट करेंसी टाइप ही होगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको बोल रही है। ठीक है दोस्तों, तो लीगल होगा, गवर्नमेंट लीगल टेंडर वो होगा, गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी करेगी, सब कुछ करेगी, ऐसा भी न्यूज़ में है। जब लेके आएंगे एक्चुअल के अंदर क्या आता है वो उस टाइम पे पता लगेगा। इसके अलावा 30% टैक्स लगेगा। 30% टैक्स लगेगा, मान लीजिए आपने 1 लाख है ना, आपका प्रॉफिट है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। यहाँ पे बात एक और भी की गई है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे एक सोर्स है ना, सोर्स ऑफ इनकम जो क्रिप्टो करेंसी का है, उसके अंदर आपको प्रॉफिट हुआ, कोई और आपकी कोई शॉप से लेके कुछ और जो सोर्स ऑफ इनकम भी है उससे आपको लॉस हुआ, तो दोनों को आप मर्ज करके एक टैक्स नहीं भर सकते। हालांकि मान लीजिए आपकी 20 लाख सैलरी है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने बिटकॉइन के ऊपर 5 लाख जो आपने प्रॉफिट किया, इथेरियम के अंदर 3 लाख आपको नुकसान हुआ,
2 लाख नुकसान हुआ तो यहाँ पे इनको आप क्लब कर सकते हो, यहाँ पे नेट 3 लाख आ गया, इसके ऊपर आप 30% टैक्स सरचार्ज सेस वगैरह आप दोगे। लेकिन जो आपका 20 लाख है इसके ऊपर अलग जो टैक्स स्लैब है वही चलेगी, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल इनकम है डेली लाइफ के अंदर। तो बिटकॉइन का आप किसी और जो सोर्स ऑफ इनकम उसके साथ क्लब नहीं कर सकते। लेकिन अगर बिटकॉइन अलग, बिटकॉइन है, दूसरा इथेरियम है, मतलब डिजिटल ही है, तो डिजिटल एसेट है, उनका आपस में आपका क्लब हो सकता है, ऐसा बोला गया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर। हालांकि आने वाले टाइम में इसके अंदर और भी हमें क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा टीडीएस कटेगा 1%, ठीक है जी, वो भी इसलिए ताकि सोर्स वो सारा पता चले, वो एक लाइन में आ जाते हैं ना, तभी काटा जाता है। सीबीडीसी मैंने आपको बोल दिया कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो जैसे अपनी है ना फिएट करेंसी टाइप ही होगी, जैसे इंडियन रुपी है, ठीक है, मतलब फिएट करेंसी वो कोई इशू करेगा, है ना, इशू करता है, जैसे अपना कोई किंग से लेके किंग हो या कोई गवर्नमेंट हो या कोई बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो वगैरह इशू करे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लीगल टेंडर है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये लीगली वैलिड भी हो, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला था डीमोनेटाइजेशन के अंदर कि ये नोट जो है अब लीगल टेंडर नहीं रहे, तो भाई फिर इट मीन्स कि अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि जमा करवा दो, हमने करवा दिए, है ना। 7th क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी इंडियाज एनर्जी मिक्स, कोल, न्यूक्लियर, सोलर, बायो पावर। 1 2 3 4 3 1 2 4 1 3 2 4 1 3 4 2। चलिए जी, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली आर्टिकल भी है इसके ऊपर, सब कुछ है। आंसर इज 1 3 4 2। चलिए, यहाँ पे पीएम मूड्स 1900 500 करोड़, तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रधानमंत्री ने इसके अंदर पैसे डाले हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये भी बोला गया कितनी हमने इंस्टॉल की है, लेकिन खैर ये आपको इकट्ठा करवा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसके अंदर अगर जो लेटेस्ट है ये कौन सा है, सितंबर 2021 का। यहाँ पे आपको रीन्यूएबल एनर्जी अराउंड 38% है, लार्ज हाइड्रो 12% है, सोलर 11.8, पहले लार्ज हाइड्रो बाहर थे, अब अंदर इसके रीन्यूएबल के अंदर ही डाल दिए गए। विंड 10.3 है, बायो पावर है, स्मॉल हाइड्रो 1.25, स्मॉल हाइड्रो होता है जो लेस देन 25 मेगावाट हो, ठीक है, तो उसको स्मॉल हाइड्रो गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किया। कोल की 52.49 है, गैस की 6.48 है, न्यूक्लियर की 1.76 है, लिग्नाइट की 1.72 है, डीजल की 0.13% है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हो और करना है क्योंकि एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है जी। 8th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली बजट 2022 allocated 60,000 crore for हर घर नल से जल scheme. Consider the following statement in this context. It aims to provide piped drinking water to every rural and urban home by 2024. It is component of government's Jal Jeevan Mission under Ministry of Jal Shakti. इजी क्वेश्चन है, अगर किसी ने इस स्कीम को पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है नहीं। आंसर सेकंड करेक्ट है। पहले के अंदर जो अर्बन वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट की अगर आप ऑफिशियल साइट के ऊपर यहाँ पे जाओगे तो आपको सिर्फ रूरल मिलेगा, इवन न्यूज़पेपर के अंदर भी रूरल मिलता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बजट 2022 इसके कंटेक्स्ट के अंदर मैंने ये स्टेटमेंट डाली थी। नल से जल स्कीम बेसिकली क्या है कि पाइप्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर देना है, और ये जो नल से जल स्कीम है ये आपके जल जीवन मिशन का एक कंपोनेंट है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ड्रिंकिंग वाटर देना है बाय 2024, ये आपने याद रखना है। और गवर्नमेंट ने बोला काफ़ी हद तक हमने डाल भी दिए है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये मेंस के अंदर स्टेटमेंट आपने अपडेशन रखनी है। जल जीवन मिशन की बात करें वही है, जल मिनिस्ट्री है, ठीक है दोस्तों। जल शक्ति यहाँ पे 2024 की बात हो रही है। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट याद रखनी, 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। नो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति है और ये वाली, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ खास और आपने करना नहीं। थर्ड है कि आपका जो पैसा है वो शेयर होगा, तो वो सेंटर अकेली नहीं देगी, कितने परसेंट है वो आपकी मर्जी है। बहुत सी स्कीम है फिर इतनी याद भी नहीं होती, तो यहाँ पे आपने रखना है कि सेंटर अकेली दे रही है या सेंटर स्टेट दे रही है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल। आई होप कि आप अब नोटिफिकेशन आ चुके हैं दोस्तों, अब आपको रिवीजन करनी है, साथ साथ में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको करंट अफेयर दिख रहा है, साथ में बेसिक का भी हम पार्ट कवर कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन करके चलना है, तभी मजा आएगा दोस्तों एग्जाम देने में भी और एग्जाम यूपीएससी को लेने में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।